अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा डिफरेंशियल ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर है 2। इसके अंदर हम मजीद कर्व्स की कुछ टाइप्स को देखेंगे और पैरामेट्राइजेशन ऑफ कर्व से क्या मुराद है, ये हम आज के लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। जी, स्क्यू कर्व क्या होता है? अ कर्व विच इज नॉट अ प्लेन कर्व इज कॉल्ड स्क्यू कर्व और ट्विस्टेड कर्व। देखें, मिसाल के तौर पे जैसे आपके पास ये थ्री एक्सिस पर मुश्तमिल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। थ्री एक्सिस के ऊपर मुश्तमिल ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसको हम स्पेस का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर एक पैराबोला बना लेते हैं। अब ये जो पैराबोला है ना, ये एक्स और वाई प्लेन के अंदर है, तो इसको आप प्लेन कर्व कहेंगे। इसी तरह ये वाला प्लेन है वाई और जी प्लेन, इसके अंदर आप कोई पैराबोला बना लेते हैं, तो ये भी आपके पास जो पैराबोला है ये भी प्लेन कर्व है। तो इसका मतलब है कि पैराबोला जो है वो स्पेस के अंदर भी हो सकता है, मतलब जो कर्व है वो स्पेस के अंदर भी कर्व हो सकती है और प्लेन कर्व हो सकती है। अच्छा, इसी तरह मतलब एक कोई इस तरह से कर्व थी, जैसे हम ये बनाते हैं, और ये इस तरह से स्पेस के अंदर जा रही है। अब ये एक ऐसी कर्व है जो स्पेस के अंदर है, लेकिन ये प्लेन कर्व नहीं है। जैसे एक स्प्रिंग होता है ना, उस स्प्रिंग की तरह ये कर्व ऊपर जा रही है। ये दोनों जो हैं ये भी स्पेस के अंदर हैं, ये भी स्पेस कर्व्स हैं, लेकिन ये दोनों प्लेन कर्व्स हैं। स्पेस के अंदर एक प्लेन था, उस प्लेन के ऊपर ये बनी हुई कर्व्स हैं, तो इनको आप ट्विस्टेड कर्व नहीं कहेंगे। जबकि ये वाली जो कर्व है, जो एक प्लेन के ऊपर कुछ हाइट्स पर ऊपर चलती जाएगी, उस कर्व को हम ट्विस्टेड कर्व या स्क्यू कर्व का नाम देते हैं। तो अ कर्व इन स्पेस में नॉट बी स्क्यू कर्व, मतलब इससे ये ना समझ लिया जाए कि जो कर्व स्पेस में होती हैं उन्हीं को आप ट्विस्टेड कर्व कहते हैं। स्पेस कर्व, प्लेन कर्व और ट्विस्टेड कर्व, ये तीनों डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि हमने स्पेस कर्व्स को ट्विस्टेड कर्व का नाम दे दिया हुआ है। स्पेस कर्व्स के अंदर कुछ ऐसी कर्व्स भी हो सकती हैं जो एक प्लेन के अंदर होंगी, तो उनको हम प्लेन कर्व्स का नाम ही देंगे। ये रेगुलर कर्व क्या होता है? अ कर्व r is equal to r of t where t belonging to some interval is called regular curve if first condition है r of t is of class c1 in interval I। ये c1 क्या चीज है? जब हमारे पास कोई भी कर्व होती है ना, r r कोई भी कर्व है जिसको आपने यूं डिफाइन किया हुआ है r of t से, इस कर्व को आप कहेंगे कि कर्व r इज कॉल्ड, इसको आप कर्व कह लें या फंक्शन कह लें, इज कॉल्ड कर्व ऑफ क्लास सी एम इफ डेरिवेटिव ऑफ आर ऑफ ऑर्डर एम एग्जिस्ट। ठीक है ना? मतलब सी एम से मुराद ऐसा सेट है जिसके अंदर वो सारे फंक्शंस पड़े हुए हैं जिनका mth ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। मतलब अगर मैं C2 की बात करूं, तो C2 एक ऐसा सेट है जिसके अंदर वो वाले सारे फंक्शंस पड़े हुए हैं जिनका सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता होगा। अच्छा, यहां पर आपने लिखा है C1, तो इसका मतलब है कि ये जो R ऑफ टी फंक्शन आपने लिया हुआ है, ये फंक्शन
इसका फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है इस इंटरवल के साथ। मतलब इस इंटरवल की जितनी भी वैल्यूज हैं, टी जो है ना, टी जो आपने वैल्यू ली हुई है वो इस इंटरवल को बिलोंग कर रही है। तो इस इंटरवल की तमाम वैल्यूज के ऊपर इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन है रेगुलर कर्व की। दूसरी कंडीशन है कि जब आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो वो जीरो ना आए। फर्स्ट डेरिवेटिव डज नॉट वेनिश एट एनी वैल्यू ऑफ द इंटरवल। उसकी किसी भी कीमत पर उसका डेरिवेटिव वेनिश नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। उसको हम रेगुलर कर्व का नाम देंगे। मिसाल के तौर पे जैसे ये एक कर्व दी हुई है, आर ऑफ टी इज डिफाइंड एज t+1, इसका x कंपोनेंट है, और t² + 3 जो इसका y कंपोनेंट है। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये जो फर्स्ट कंपोनेंट था ना उसका डेरिवेटिव 1 आ जाता है। अब सेकंड जो है वो 2t है। अब इसका सेकंड कंपोनेंट तो जीरो हो भी सकता है अगर t की वैल्यू आप जीरो ले लें, लेकिन ये फर्स्ट कंपोनेंट चूंकि कांस्टेंट आ चुका है, आई आ चुका है, तो अब ये तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, चाहे आप कोई मर्जी रियल नंबर t चूज कर लें। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है, ये जो कर्व है, ये एक रेगुलर कर्व है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव t की किसी भी कीमत पर वेनिश नहीं होता। इसी तरह एक और मिसाल देखें, t³ है x कंपोनेंट, t² इसका y कंपोनेंट है। ये रेगुलर कर्व नहीं है, क्योंकि अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये t² आ जाता है, और y कंपोनेंट 2t है। तो इसका मतलब है इस डेरिवेटिव के अंदर अगर आप y t की वैल्यू जीरो पुट कर देते हैं तो x कंपोनेंट भी जीरो हो जाएगा और y कंपोनेंट भी जीरो हो जाएगा। तो ये तो आपके पास नल वेक्टर आ गया, जीरो वेक्टर आ गया है। तो ये इसका मतलब है t = 0 के ऊपर ये वाला फंक्शन जो है ये रेगुलर नहीं है। तो कोई भी आप ऐसा इंटरवल इसके लिए चूज करें, मतलब -∞ to ∞, इस इंटरवल के ऊपर ये रेगुलर नहीं है, क्योंकि जीरो इस इंटरवल में मौजूद है। इसी तरह कोई भी इंटरवल अगर आप इस फॉर्म का लेंगे जिसके अंदर जीरो मौजूद होगा, ये वाला फंक्शन उस इंटरवल पे तो रेगुलर नहीं होगा। ठीक है ना। इसके अलावा आप कोई और सोच सकते हैं, जैसे 1 से 3 तक इंटरवल है, इस इंटरवल पर ये रेगुलर होगा। लेकिन जिसके अंदर t = 0 होगा, उस फंक्शन के उस इंटरवल के अंदर ये कर्व जो है ये रेगुलर नहीं होगी। नेक्स्ट आपके पास है जी सिंपल कर्व। अगर आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को पढ़ चुके हैं तो उसके अंदर भी ये डेफिनेशंस जो हैं मौजूद है, लेकिन वहां पर कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन के तौर पर हम इन चीजों को देख चुके हैं। अच्छा, सिंपल कर्व क्या होता है? एक ऐसी कर्व होती है इन विच देर आर नो मल्टीपल पॉइंट्स, इन विच देर आर नो मल्टीपल पॉइंट्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो जो कर्व होगी ना, वो उसके लिए अगर आप कोई भी t1 = नॉट इक्वल टू t2, मतलब t की टू डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं, तो उनके ऊपर ये भी डिफरेंट होगा। फंक्शन की जो वैल्यूज है वो भी डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल अल्फाज में आप यूं कहेंगे कि अ कर्व, इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है, अ कर्व विच does not cross itself। एक ऐसी कर्व जो अपने आप को क्रॉस ना करे, एक्सेप्ट एंड पॉइंट्स। ठीक है ना, एंड पॉइंट्स के अलावा। तो उस कर्व को भी आप ये उसकी दूसरी डेफिनेशन है, सिंपल कर्व कहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर ये कर्व है, तो ये अब यहाँ पर इस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, तो ये सिंपल नहीं होगी, नॉट सिंपल। लेकिन अगर आप सर्कल की बात करते हैं
तो सर्कल के ये जो एंड पॉइंट्स तो मिल गए हैं, लेकिन इसके अलावा इसने कहीं पर भी अपने आप को क्रॉस नहीं किया। तो इसका मतलब है कि ये सर्कल जो है ये एक सिंपल कर्व है। इसी तरह जो फिगर 8 है, इन्फिनिटी कह लें, ये 8 कह लें, ये भी सिंपल नहीं है, नॉट सिंपल। जो पैराबोला है वो सिंपल होता है, क्योंकि पैराबोला अपने आप को क्रॉस नहीं करता। हाइपरबोला सिंपल होता है। इसके अलावा एलिप्स जो है वो भी सिंपल होती है। तो ऐसी कोई भी कर्व जो अपने आप को एंड पॉइंट्स के अलावा दरमियान में कहीं पे क्रॉस कर जाए, तो वो सिंपल कर्व नहीं होगी। अच्छा, ये इसकी एक मैथमेटिकल एग्जांपल भी दी हुई है कि ये कोई कर्व है, और ये इसका एक्स और वाई कंपोनेंट्स हैं, इज नॉट सिंपल। इधर सिंपल भी आता है, दिस इज नॉट सिंपल। क्योंकि अगर आप दो मुख्तलिफ वैल्यूज लेते हैं, 1 और -1, तो अगर आप इसमें 1 पुट कर देते हैं, अगर आप आर आर में टी की वैल्यू अगर आप 1 ले लेते हैं, तो टी क्यूब मतलब 1³ - 1, ये भी 0 आ जाएगा। और इसी तरह नेक्स्ट जो y कंपोनेंट है वो भी 0 आ जाएगा। इसी तरह अगर आप r की वैल्यू -1 पे चेक करें, तो वो भी आपके पास यही आ जाएगी, 0 + 0 j। तो इसका मतलब ये हुआ कि r की वैल्यू 1 के ऊपर और r की वैल्यू -1 के ऊपर, ये दोनों आपस में बराबर है। तो इसका मतलब है कि इसका जो भी ग्राफ बनेगा, वो आपको डिफरेंट वैल्यूज जो हैं, टू डिफरेंट वैल्यूज, टी की टू डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर फंक्शन की सेम वैल्यूज देगा। तो इसका मतलब है कि ये कर्व जो है ये सिंपल कर्व नहीं होगी। अच्छा, रेगुलर आर्क क्या होती है? ये जो आपने ऊपर रेगुलर कर्व की डेफिनेशन पढ़ी है ना, इस कर्व के अंदर अगर आप इंटरवल को क्लोज्ड इंटरवल चूज कर लें, तो वो जो रेगुलर कर्व होगी उसको आप रेगुलर आर्क का नाम दे देंगे। A regular curve is called regular arc if I is closed interval। तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी पैरामेट्राइज्ड कर्व। आपको कोई भी कर्व दी हुई है, उसको आपने पैरामेट्रिक फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है ना? तो जब वो पैरामेट्रिक फॉर्म में आ जाएगी, हम उसको पैरामेट्राइज्ड कर्व का नाम देंगे। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? अब पैरामेट्राइज्ड कर्व इन Rn, Rn से मुराद आर भी हो सकता है, आर स्क्र भी हो सकता है, R³ भी हो सकता है। मतलब सिंपल एक लाइन हो सकती है, प्लेन हो सकता है, स्पेस हो सकती है। उसके अंदर कोई भी कर्व आप लेते हैं, तो वो जो कर्व है वो पैरामेट्राइज्ड होगी। कब होगी, क्या होगी? पैरामेट्राइज्ड कर्व से मुराद एक सिंपल मैप है, एक मैपिंग है, एक फंक्शन है। अब यहां पर देखें, ओपन इंटरवल अल्फा बीटा एक ओपन इंटरवल है। अल्फा और बीटा के बजाय कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे ए और बी लिख लें। ये एक ऐसा फंक्शन है जो एक ओपन इंटरवल से वैल्यूज पिक करेगा और बदले में आपको Rn के अंदर वैल्यूज देगा। ठीक है, मतलब यहां पर मुराद ये है, Rn, जैसे मिसाल दे रहा हूं मैं, कि हम स्पेस प्लेन ले लेते हैं। तो इंटरवल में से आप कोई एक वैल्यू पिक करेंगे और आपको R² के अंदर वैल्यू मिलेगी। तो अब ये एक ऐसा फंक्शन होगा, R(t), जिसके दो कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है ना? R² है ना, तो R² में दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट एक्स होगा जो टी पे डिपेंड कर रहा होगा, दूसरा भी टी पे डिपेंड कर रहा होगा। इसी तरह अगर ये मैपिंग आप डिफाइन करते हैं R³ के ऊपर, ठीक है, तो आउटपुट जो है वो ऑर्डर ट्रिपल होगा। ठीक है ना? ऑर्डर ट्रिपल होगा ये। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा। इसका एक्स कंपोनेंट भी होगा, टी की वैल्यू पुट करेंगे हमें एक्स कंपोनेंट मिलेगा, हमें वाई कंपोनेंट मिलेगा, साथ में हमें जी कंपोनेंट भी मिलेगा।
तो इसमें ये थ्री कंपोनेंट्स आ जाएंगे। मतलब आपने जो वैल्यू पुट करनी है वो एक सिंगल वैल्यू टी है जो इस इंटरवल में से उठानी है, और जो आपको आउटपुट मिलनी है ना वो एक ऑर्डर ट्रिपल होगा। वो एक ऑर्डर ट्रिपल होगा क्योंकि R3 की बात कर रहा हूँ। पहले जो मल्टी वेरिएबल कैलकुलस है ना, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के अंदर अब फंक्शन यूं डिफाइन करते थे कि आर स्क्वेयर से आर के ऊपर, मतलब आप एक ऑर्डर पेयर लेते थे, ए और बी कोई भी एक ऑर्डर पेयर होता था, और इसके ऊपर आप मैपिंग अप्लाई करके आपको एक सिंगल फंक्शन मिलता था, जैसे ए प्लस बी करके सिंगल वैल्यू मिलती थी, ए प्लस बी कर दे। अब ये ए और बी तो एक रियल नंबर बन जाएगा। इसी तरह जब आप R3 की बात करते हैं तो आपको आउटपुट एक रियल नंबर मिलता है। जैसे फंक्शन आप डिफाइन कर लें जी, ए बी और सी है, और यहाँ पर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। इसमें जो इनपुट होगा ना, इनपुट आपके पास ऑर्डर ट्रिपल है, मतलब R3 का कोई एलिमेंट है, और जो आपको आउट इनपुट तो ये होगा, जो आपको आउटपुट मिलनी है वो एक रियल नंबर होगा। अच्छा, पैरामेट्राइजेशन में बिल्कुल इसका उलट अमल है कि आपने एक सिंगल नंबर चूज करना है। जैसे इंटरवल, ये जो इंटरवल ओपन इंटरवल लिया हुआ है, ये अगर आप रियल नंबर ले लेते हैं, तो अब ये मैपिंग यूं डिफाइन कर रहे हैं आप कि आर में से कोई नंबर उठाएंगे और उसको आप ऑर्डर पेयर बनाएंगे, या आर में से नंबर पिक करेंगे, उसको आप एक ऑर्डर ट्रिपल बना देंगे। तो ये उसके थोड़ा सा उलट सेंस में चली जाती है पैरामेट्राइजेशन। जी, मजीद इसकी एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। अच्छा, ये जो इंटरवल है, इसके बारे में उसने बताया हुआ है जी, ये इनफाइनाइट इंटरवल भी हो सकता है और फाइनाइट इंटरवल भी हो सकता है। जी, पैरामेट्राइजेशन ऑफ कर्व से क्या मुराद है? A parameterized curve whose image is contained in a level curve C is called a parametrization of C। लेवल कर्व क्या होता है, इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा बताया था, आज दोबारा बता देता हूं। जो कर्व इस फॉर्म में लिखी हुई हो कि एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी। अच्छा, थोड़ा सा मान लेते हैं, जैसे आप कहते हैं ना कि वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। अब ये सिंगल वेरिएबल एक्स का फंक्शन है, और वाई जो है एक्स पे डिपेंड कर रहा है। अब आप जब थ्री डायमेंशनल में चले जाते हैं, तो आप यूं कह लें कि z जो है ये एक फंक्शन है x और y का। तो बेसिकली जब आपने ये f ऑफ एक्स वाई लिखा है, तो बदले में आपको जो वैल्यू मिलेगी उसे आप z की वैल्यू मान लेते हैं। तो जब आपने z को कांस्टेंट कर दिया हुआ है, z की वैल्यू को कांस्टेंट कह रहे हैं आप, तो इसका मतलब है कि थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जी एक्सिस है। इसका मतलब है कि जी को तो आपने कर दिया कांस्टेंट, ये आपके पास कोई सी कोई वैल्यू आ रही है, और अब इस लेवल के ऊपर जहां पर ये वाई जी इज इक्वल टू सी है, इस लेवल के ऊपर एक्स और वाई पर मुश्तमिल एक कर्व आपने बना लेनी है। मतलब ऐसे समझ लें कि ये कोई मिसाल के तौर पे समझा रहा हूं कि ये वो जगह है जहां पर z इज इक्वल टू सी है, और ये जो एफ ऑफ एक्स वाई है, ये आपके पास कोई पैराबोला है एफ वाई स्क्र माइनस एक्स इज इक्वल टू सी। सी कोई भी नंबर है। तो अब ये पहले अगर ये सी कर देते ना हम जीरो, सी की वैल्यू जीरो कर देते, यहाँ पर जीरो होता, तो फिर तो वाई स्क्र इज इक्वल टू एक्स आ जाता। तो ये पैराबोला यहाँ पर एक्स वाई प्लेन के अंदर बन जाता। लेकिन अब आपने z को चूंकि c कह दिया, c जैसे अब 5 सपोज कर ले, सपोज करें कि ये 5 है, तो अब ये पैराबोला जो है ये थोड़ा सा बुलंदी पे बन जाएगा। ऐसे समझ लें इस लेवल पर ये पैराबोला बनेगा यहाँ पर। ठीक है, स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ, स्पेस के अंदर ऐसे होगा।
अदरवाइज जब आप जस्ट एक्स और वाई प्लेन के अंदर है तो फिर तो शायद उसका मतलब कुछ और बन जाएगा। तो इस लेवल के ऊपर जब आप कोई कर्व बनाएंगे उसे हम लेवल कर्व कहेंगे। तो सिंपल लेवल कर्व की डेफिनेशन ये बनी कि जब कोई फंक्शनल वैल्यू किसी कांस्टेंट के इक्वल आ जाती है तो फिर हम उसको लेवल कर्व कह रहे होते हैं। लेवल कर्व क्यों कहते हैं वो मैंने आपको समझा दिया मिसाल के जरिए से कि ये जी मतलब बुलंदी पर एक लेवल के ऊपर ये कर्व बनती है, इसलिए हम इसे लेवल कर्व का नाम देते हैं। जी, नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स देखते हैं हम पैरामेट्राइजेशन हम कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपने एक पैराबोला आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्र। तो इसकी जब आपने पैरामेट्राइजेशन बनानी है तो ये एक फंक्शन होगा फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स टू आर स्क्र। जारी बात है आर टू डायमेंशनल है तो आर स्क्र में ही हम जाएंगे। तो अब यहां से कोई नंबर आप पिक करेंगे जी टी, तो गैमा ऑफ टी बदले में आर स्क्र के अंदर आपको कोई शय मिलनी है। तो आर स्क्र में तो सारे ऐसे पॉइंट्स पड़े हुए हैं जिनके दो दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो ऐसे फर्ज कर लें कि एक्स कोऑर्डिनेट गैमा वन है और वाई कोऑर्डिनेट गैमा टू है। अब ये जो भी पॉइंट यहाँ पर होगा वो पॉइंट बेसिकली इस पैराबोला के ऊपर लाई करेगा। तो इसीलिए इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स उस पैराबोला को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब अब एक्स वन आपने गैमा वन लिया हुआ है और वाई तो गैमा टू है। तो ये उस पैराबोला को सेटिस्फाई करते हुए इसकी शक्ल सूरत कुछ ऐसे बन जाएगी। तो अब अगर आप मान लेते हैं जी गैमा वन जो है वो टी के इक्वल है, टी पर डिपेंडेंट है ना ये फंक्शन, तो देन गैमा टू बन जाएगा टी स्क्र, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू में ये पुट करेंगे। तो इसीलिए अब ये आपके पास पैरामेट्राइजेशन बन गई गैमा ऑफ टी इज इक्वल टू टी और टी स्क्र। और ये आपको याद होगा कि पैराबोला की ये पैरामेट्रिक इक्वेशन हम ऐसे ही लिखते थे। ये फर्स्ट वन को हम कह देते थे कि ये टी है और जो सेकंड है उसको हम टी स्क्र कह देते थे। तो ये आपने पैरामेट्राइजेशन कर ली है इसकी। तो ये इसी तरह से मैंने यहाँ पर ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर एक नोट करने वाली बात ये है कि ये जो ऊपर मैंने ये वाली पैरामेट्राइजेशन बनाई है, एक्स को मैंने टी ले लिया हुआ है और वाई को मैंने टी स्क्र ले लिया हुआ है। तो दिस इज नॉट यूनिक। ये पैरामेट्राइजेशन जो है ये यूनिक नहीं है फॉर द गिवन पैराबोला, इस पैराबोला के लिए। इसके अलावा भी आप पैरामेट्राइजेशन बना सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक्स आप टी क्यूब ले लेते हैं और वाई जो है वो टी रेज टू पावर सिक्स ले लेते हैं। तो ये दोनों भी इस पैराबोला की गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सिमिलरली अगर आप एक्स की वैल्यू टू टी ले लेते हैं तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास y की जो वैल्यू बन जाएगी y इज इक्वल टू फोर टी स्क्र आ जाएगा। तो ये भी इसकी पैरामेट्राइजेशन है। तो इसका मतलब है कि किसी भी कर्व की जो पैरामेट्राइजेशन होती है वो इनफाइनाइटली मैनी होती है, वो कोई यूनिक नहीं होती। बहुत सारी आप बना सकते हैं। जी, एक और एग्जांपल देखें। जैसे ये हमारे पास एक सर्कल है, इसकी हमने पैरामेट्राइजेशन करनी है। तो ये पैरामेट्राइजेशन इस तरह की एक मैपिंग होगी। तो इस मैपिंग को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इधर आर स्क्वायर के अंदर जाएंगे तो इसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। ये गैमा वन भी टी पर डिपेंड कर रहा है और गैमा टू भी टी पर डिपेंड कर रहा है। अब ये दोनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब यहाँ पर एक्स कंपोनेंट गैमा वन लिया हुआ है तो इसको सर्कल के अंदर पुट करते हैं तो गैमा वन स्क्वायर और ये गैमा टू स्क्वायर। तो अब आप इनको टी की टर्म्स में डिफाइन करें विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि लेट्स जो गैमा वन है वो इक्वल टू टी है। तो ये जब हम इसके अंदर पुट करते हैं तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर
प्लस गैमा टू स्केयर इज इक्वल टू वन। यहां से आप गैमा टू स्केयर की कीमत निकाल लें, वन माइनस टी स्केयर। तो जब मैं इसका स्केयर रूट लूंगा तो यहां पर इसके दो रूट आ जाएंगे, वन माइनस टी स्केयर पॉजिटिव और वन माइनस टी स्केयर नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि दो पैरामीटराइजेशन आप यहां से हासिल कर सकते हैं। अगर मैं पैरामीटराइजेशन ले लेता हूँ, सपोज गैमा टू वन की वैल्यू तो एक ही है टी, और यहाँ पर मैं पॉजिटिव रूट ले लेता हूँ इसका, वन माइनस टी स्केयर। अच्छा, यहाँ पर देखें कि x तो t के बराबर है, और y आपने जो लिया हुआ है वो वन माइनस टी स्केयर है। अब ये जो स्केयर रूट वाली पॉजिटिव वैल्यू ली है, तो ये तो नॉन नेगेटिव है, ये तो नेगेटिव नहीं होगी। इसका मतलब है कि ये जो आपने पैरामीटराइजेशन ली है ना, जिसके अंदर ये पॉजिटिव वाला रूट लिया है, ये सिर्फ वो वाले पोर्शन की पैरामीटराइजेशन है जो अपर हाफ है। मतलब जहां पर पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये उसकी पैरामीटराइजेशन है। और इसी तरह अगर आप गेम ऑफ टी के अंदर वाई को नेगेटिव ले लेते हैं, नेगेटिव वाला पोर्शन यूज कर लेते हैं, वन माइनस टी स्क्वेयर, तो अब ये यहाँ पर नेगेटिव आ गया। अब वाई जो है वो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव नहीं है। तो ये बन जाएगी लोअर हाफ की पैरामीटराइजेशन। तो ये अपर अपर हाफ की हो गई, और ये आपके पास लोअर हाफ पैरामीटराइजेशन हो गई। तो इसका मतलब है कि ये होल सर्कल की पैरामीटराइजेशन हमें ना मिली। तो इसके अलावा अब हम कोई और पैरामीटराइजेशन सोचते हैं। ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू वन, इसको सेटिस्फाई करने वाले ये वेरिएबल भी हो सकते हैं कि एक्स को आप कॉस टी ले लें और वाई को आप साइन टी ले लें। तो अब cos t की वैल्यूज पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती हैं, तो x पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया। इस तरह y की वैल्यूज भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती हैं, और ये इस अबव इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो हमें पैरामेट्राइजेशन मिलेगी ना, जिसमें आप x को cos t ले रहे हैं और y को आप साइन t ले रहे हैं, ये आपके पास कंप्लीट सर्कल की, होल सर्कल की पैरामेट्राइजेशन है। तो ये सर्कल की पैरामेट्राइजेशन होगी। तो ये सारा मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, अभी तक हमने ये सीखा था कि आपको कार्टीजियन इक्वेशन दी हुई है, और आपने उस कार्टीजियन इक्वेशन की मदद से पैरामेट्रिक इक्वेशंस कैसे बनानी है। अभी हम सीखेंगे कि अगर आपको पैरामेट्रिक इक्वेशंस दी हुई हैं, तो उनकी मदद से आपने कार्टीजियन इक्वेशन किस तरह से कंस्ट्रक्ट करनी है। एक मिसाल के जरिए हम समझते हैं। ये हमें पैरामेट्रिक इक्वेशन दी हुई है, और ये जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है ये एस्ट्रॉइड की पैरामेट्रिक इक्वेशन है। ठीक है ना। एस्ट्रॉइड एक कर्व होती है, इसको आप इस तरह से बनाते हैं कि यहाँ पर ये आ गया, और ये पोर्शन, और ये ऐसे, और ये ऐसे। तो ये वाली जो कर्व होती है, इसको हम एस्ट्रॉइड का नाम देते हैं, और ये इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशंस दी हुई हैं। अब यहां से आपने इसकी कार्टीजियन इक्वेशन बनानी है, मतलब आपने एक्स और वाई पर मुश्तमिल जो है ना इक्वेशन, वो कंस्ट्रक्ट करनी है। तो पहला जो आपके पास कोऑर्डिनेट है, उस वो एक्स कोऑर्डिनेट है, उसको मैंने एक्स पोज कर लिया, सेकंड को वाई पोज कर लिया। यहां से कॉस टी और साइन टी की वैल्यूज निकाल ली हैं, और टी को हमने एलिमिनेट करना है। जो पैरामीटर होगा ना टी, उसको हमने खत्म करना होगा। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये वाला ये फार्मूला यूज कर लें। तो इस फार्मूले के अंदर साइन टी और कॉस टी की वैल्यूज पुट करने से हमको ये इक्वेशन हासिल हो जाती है। तो ये इसकी कार्टीजियन इक्वेशन है एस्ट्रॉयड की। जी, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं।
कि ये उसने एक पैरामेट्राइजेशन दी हुई है और सवाल पूछा हुआ है कि क्या ये इस पैराबोला की पैरामेट्राइजेशन है। इसमें अब उसने जो एक्स कोऑर्डिनेट लिया हुआ है वो टी स्क्वायर को लिया हुआ है। सिमिलरली वाई जो है वो उसने टी रेज टू पर फोर लिया हुआ है। आपको याद होगा कि इसी पैराबोला की हमने मुख्तलिफ पैरामेट्राइजेशन बनाई थी, जिनके अंदर एक पैरामेट्राइजेशन थी टी और टी स्क्वायर, दूसरी पैरामेट्राइजेशन थी टी क्यूब और टी रेज टू पर सिक्स, और एक लास्ट थी टू टी और फोर टी स्क्वायर। अच्छा, ये जो उसने क्वेश्चन में पूछी है ना, ये वाली पैरामेट्राइजेशन, पैराबोला की ये पैरामेट्राइजेशन दुरुस्त नहीं है। ये इसकी पैरामेट्राइजेशन नहीं है। क्यों? इसको सेटिस्फाई तो कर रही है। मतलब अगर आप y की वैल्यू टी रेज टू पावर फोर पुट कर देते हैं, दूसरी तरफ x की वैल्यू टी स्क्वायर पुट करते हैं, तो ये तो सेटिस्फाई हो गई। तो फिर ये पैरामेट्राइजेशन क्यों नहीं है? देखिए, इसमें जो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, यहां पर अगर आप x की वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स की वैल्यू सॉरी टी की वैल्यूज पुट करते हैं, टी जो है ना, टी हमारे पास था कोई भी रियल नंबर जो हमने पैरामीटराइजेशन बनाई थी उसके अंदर। तो ये तो आपको एक्स की सारी वैल्यूज अगर आप टी स्क्वायर लेते हैं तो ग्रेटर और इक्वल टू जीरो मिल जाएंगी। अब ये जो पैराबोला है, इस पैराबोला का ग्राफ कुछ यूं बन जाता है। इसका मतलब है कि अगर आपने एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर ले लिया, तो ये तो आपको ये वाला जो लेफ्ट साइड पे पोर्शन है इसका पैराबोला का, ये तो हासिल ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक्स नेगेटिव है। तो टी की वैल्यूज पुट करने से आपको तो एक्स नेगेटिव नहीं मिलेगा, जस्ट आपको ये वाली वैल्यूज मिलेंगी। मतलब राइट साइड जो है पैराबोला की, जस्ट ये इसकी पैरामेट्राइजेशन है, लेफ्ट साइड की ये पैरामेट्राइजेशन नहीं है। जबकि ये जो थ्री पैरामीटराइजेशंस दी हुई हैं, इनमें पहली में एक्स इज इक्वल टू टी है, ये नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी। सिमिलरली सेकंड में एक्स टी क्यूब है, तो टी की वैल्यू अगर आप पॉजिटिव पुट करेंगे तो एक्स पॉजिटिव बन जाएगा, टी नेगेटिव पुट करेंगे तो आपको ये नेगेटिव वैल्यू देगी। इसी तरह एक्स इज इक्वल टू टू टी भी नेगेटिव पोर्शन भी देगा और पॉजिटिव पोर्शन भी देगा। तो ये तो इसकी पॉसिबल क्या कहते हैं पैरामीटराइजेशन होगी, लेकिन ये वाली जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये इसकी पॉसिबल पैरामीटराइजेशन नहीं है। तो इसका आंसर होगा कि नो, दिस इज नॉट अ पैरामीटराइजेशन ऑफ द गिवन पैराबोला। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड पैरामीटराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स। जैसे ये कर्व दी हुई है, तो अब इसमें सिंपल अगर आप सपोज कर लेते हैं कि t इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू टी सपोज कर लें, तो x इज इक्वल टू टी सपोज करने से जब हम वाई स्क्र निकालेंगे, तो वो आपके पास वाई स्क्र इज इक्वल टू वन प्लस टी स्क्र बन जाएगा। तो इसमें फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगा कि हम इसका जब स्क्वायर रूट बनाते हैं तो प्लस माइनस आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो उसमें से अगर हम पॉजिटिव पोर्शन लेंगे तो फिर वो एक साइड उसकी रह जाएगी, तो ये कंप्लीट पैरामीटराइजेशन इस तरह से आप नहीं बना सकते। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का सोचते हैं, तो एक ये हमारे पास फंक्शन है वन प्लस टेन स्क्र टी और सीकंड स्क्र टी। तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप सपोज कर लेते हैं, ये जो सीकंड है ये y की इक्वल है, मतलब y इज इक्वल टू सीकंड टी, और x को आप सपोज कर लें कि ये टेंजेंट t है। तो उस सूरत में ये जो पैरामीटराइजेशन बनेगी गैमा ऑफ टी, जिसमें x हम टेंजेंट t ले रहे हैं और y हम सीकंड t ले रहे हैं, ये आपके पास ट्रू पैरामीटराइजेशन है, कंप्लीट पैरामीटराइजेशन है। अच्छा, ये यूनिक तो नहीं होती, इसके अलावा भी आप कोई सोच सकते हैं। जैसे अगर आप हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में बात करें,
तो हाइपरबोलिक फंक्शंस के अंदर ये वाली आइडेंटिटी होल्ड करती है, कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक टी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर टी इज इक्वल टू वन। तो ये भी आप इसकी पैरामीटराइजेशन बना सकते हैं। वाई को आप कॉस हाइपरबोलिक टी ले लें और एक्स को आप साइन हाइपरबोलिक टी ले लें। तो ये भी इसकी पॉसिबल पैरामीटराइजेशन है कि ये आपके पास कॉस हाइपरबोलिक टी आ, सॉरी, पहले आप साइन लिखेंगे क्योंकि एक्स की वैल्यू है, साइन हाइपरबोलिक टी और कॉस हाइपरबोलिक टी। तो ये इसकी पॉसिबल पैरामीटराइजेशन होगी। नेक्स्ट आपके पास एलिप्स है। तो एलिप्स के लिए आप नीचे ये जो 4 लिखा हुआ है और 9 लिखा हुआ है, इनको यूज करते हुए अगर आप सपोज कर लें कि x इज इक्वल टू 2 cos t और वाई स्क्वेयर के नीचे 9 है, तो y इज इक्वल टू 3 sin t। तो ये इसकी पॉसिबल पैरामीटराइजेशंस होंगी। इसके अलावा भी आप कोई बना सकते हैं, लेकिन बेस्ट इसकी जो पैरामीटराइजेशन है वो यही होंगी। नेक्स्ट आपके पास है जी फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ। अब ये वही तरीकेकार है कि पहले कोऑर्डिनेट को आप कॉस सपोज कर लें और सेकंड को आप साइन, सेकंड को आप वाई सपोज कर लें। इनमें से टी को एलिमिनेट करने के लिए आप दोनों को ऐड कर दें, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू वन। ये इसकी कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी। इस तरह एक और सवाल दिया हुआ है, तो उसमें x ई रेज टू पर टी सपोज कर लिया आपने और जो y है उसको आप टी स्क्वेयर सपोज कर लें। तो इसमें से भी आपने t को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पर आप नेचुरल लॉग x ले लें तो ये t बन जाएगा।